जन उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने नैनीताल में किया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ। ऋषिकेश में बोले, कहा शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि चरित्र और राष्ट्र का निर्माण होना। अल्मोड़ा के सियालदे में मूलभूत सुविधाओं को लेकर 5 दिन से आमरण अनशन जारी। जनप्रतिनिधि और ग्रामीण 8 सूत्रीय मांगों पर अड़े। प्रशासन की ठोस पहल न होने पर दी चेतावनी। तेंदुए ने कालाढूंगी में युवक पर हमला कर किया घायल। लोहाघाट में गुलदार ने एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों ने की वन विभाग से पिंजर लगाने और मुआवजे की मांग। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 15 नवंबर से खुलेगा। सैलानियों के लिए 7 साल बाद हाथी सफारी और वॉच टावर की होगी वापसी। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ऊर्जा। तो वहीं उत्तराखंड में बदलने लगा मौसम का मिजाज। दिन में हल्की धूप से राहत, शाम होते ही ठंडी हवाओं का असर। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फीली बयार और जमने लगी बर्फ की हल्की परतें। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के भुजियाघाट स्थित काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पीजीआई आइकन 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार नहीं बल्कि संतुलित और निरोगी जीवन का दर्शन है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुर्वेद को वैश्विक पहचान मिली है और उत्तराखंड को ग्लोबल सेंटर ऑफ आयुर्वेदा एंड वेलनेस बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में 2 इकोनॉमिक स्पिरिचुअल जोन्स स्थापित किए जाएंगे, जिससे योग, आयुर्वेद और वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार लगातार आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक, शोधाचार्य, अनेक बड़े बड़े एम्स से लेकर अनेक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जो चिकित्सक हैं भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से इनके विचार मंथन से, विचार विमर्श से बहुत सारा अमृत निकलेगा जो हमारे राज्य के लिए भी, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और आने वाले समय में इसका लाभ समूचे चिकित्सा विज्ञान को, आयुर्वेद को मिलेगा और भारत का जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको पूरे विश्व में और मजबूती प्रदान होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी 1 दिवसीय चंपावत भ्रमण कार्यक्रम के तहत टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एकता पदयात्रा में प्रतिभाग किया। ये पदयात्रा डिग्री कॉलेज टनकपुर से प्रारंभ होकर गांधी मैदान तक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने पैदल चलकर जनसमूह को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वावलंबन का संदेश दिया। डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता, अखंडता और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में आयोजित सहकारिता मेले के अवसर पर आदर्श चंपावत लोगो का विधिवत विमोचन किया। ये लोगो मुख्यमंत्री धामी की दूरदृष्टि और परिकल्पना पर आधारित है, जिसके माध्यम से चंपावत को शासन, विकास, जन सहभागिता और पर्यावरणीय संतुलन का मॉडल जिला बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया जा रहा है। ऐतिहासिक मंदिर का प्रतीक लोगों के केंद्र में दर्शाया गया है। मंदिर चंपावत की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को अपनी विधानसभा के टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित सहकारिता मेला का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन भी धामी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि आपसी सहयोग, सामाजिक समरसता और सामूहिक विकास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने चंपावत दौरे के दौरान जनपद को एक और बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जिले में पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा कि ये संस्थान न केवल जनपद में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करेगा, बल्कि क्षेत्र के युवाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर भी प्रदान करेगा। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव कलालहटी का बताया जा रहा है, जहां दरियापुर गांव का एक युवक दूध की एक डेयरी पर दूध देने के लिए गया था। जैसे ही वह डेयरी में दूध दे रहा था, तभी 3 लोग हाथ में धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे और युवक पर एकदम से हमला बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमला करने के बाद युवक वहीं जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 3 लोगों ने आकर उनके सामने दूध देने आए युवक पर हमला किया। कल का मामला था 12:30 बजे करीब का। लोकिंदर नीटू एक उसका लड़का जो उसे मारने के लिए आए यहाँ कीर्तन करके जानलेवा हमला किया गया उस पर। किस चीज से हमला किया? और जी उन पे धारदार हथियार थे, बस उनसे हमला किया हमने। इधर देखो कैमरा में। जी तो कहाँ चोट लगी है उसके? कहाँ? सर में चोट है जी, सर पटा हुआ था, बेहोश था वो, बेहोश को उठाया यहाँ से और मालिक ने उठाया जो यहाँ से रहे ना नए, जिनके पास वो काम करता था। हम तो फिर बाद में आए वहाँ से। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर बस उसे हॉस्पिटल ले गए जी, में उसकी हाल सीरियस है। और क्या मार के वो भाग गए थे या नहीं? भाग गए थे जी। पुलिस को सूचना दी गई? पहले से कोई दुश्मनी थी? ना कोई दुश्मन आगे नहीं थी, कोई नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पुलिस आई थी मौके पर? नहीं, पुलिस नहीं आई। तहरीर दिया आपने? वो सूचना दे रखी थी अभी। ये क्या हुआ? करीम तो यहाँ था, वो बाहर से है, बाहर से आते उन्होंने मार धाड़ करी। हौला था उनको, हौला से मार के अपना चाप गए। कहाँ के थे वो? कौन? दरियापुर के लोकिंदर नीटू का लड़का। 3 लोग थे? जी हाँ। तो वो खेल रहा था? वो खेल रहा था। क्या कर रहा था? वो अपने बर्तन धो रहा था दूध के। काम करता है? जी हाँ। क्या नाम था उसका? करीम। और वो कौन थे? लोकिंदर नीटू का लड़का। फिर क्या हुआ? मार के अपने चाप गए। मैं हमें भैया है रहनी है तेरा, तो कलीम गाड़ी रोका और बर्फ डाला और खोपड़ी ओपड़ी खून की धोया और आके खराब हुआ। तैसे वहाँ गए गाड़ी पे, तैसे उसी ने 3 लोग आए, 3 लोग और कलीम के पकड़ लिया, मारे लगे। तो हम चिल्ला के बाहर भगते चले गए, चिल्लाए लगन की कोई छोड़ा दो, कलीम का छोड़ा दो। और हम तुरंत भाग गए। कर रहे हैं, पुलिस के संज्ञान में ये बात आ चुकी है। कल थाना कलियर में एक बाइक, एक गाड़ी और एक टैंकर के आपस में हल्का टच होने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक झगड़ा पहले वहां हुआ और बताते हैं फिर भगवानपुर थाना क्षेत्र में जाके फिर वो लोग आपस में झगड़े थे। दोनों अलग अलग घटनाक्रमों में दोनों थानों में एफआईआर के निर्देश हुए थे। दोनों थानों में एफआईआर की जा चुकी है और थानों को निर्देश है कि जो उसमें सही तथ्य हैं, जो तथ्य हैं घटनाक्रम में, उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का ताज गणेश गोदियाल के साथ साथ 27 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के तहत काशीपुर जिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त की गई अलका पाल ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अलका पाल ने कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि वह पार्टी हाईकमान का धन्यवाद अदा करती हैं कि पार्टी ने उनके रूप में सबसे छोटी और अंतिम पंक्ति की महिला को ये जिम्मेदारी दी है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी हाईकमान का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी अहम, इतनी गंभीरता भरी जिम्मेदारी मेरी जैसी एक छोटी अंतिम पंक्ति की महिला को दी है, और मैं इसका तहे दिल से पार्टी हाईकमान को धन्यवाद देते हुए यह आश्वासन भी देती हूँ कि पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर बहुत अच्छे तालमेल के साथ आने वाले 2027 की तैयारी में जुट चुका है, और हम आने वाला 2027 का चुनाव जीतेंगे, और इस बार काशीपुर से हम कांग्रेस का विधायक बना के विधानसभा में भेजेंगे। लोहाघाट ब्लॉक की मंगोली ग्राम सभा में एक आदमखोर गुलदार ने ग्रामीण भुवन राम पर हमला कर उसकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि गुलदार ने भुवन राम के सिर समेत शरीर के अधिकांश हिस्सों को खा लिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया और भुवन राम का शव बरामद किया। आज लोहाघाट पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। गंभीर घटना की जानकारी मिलने पर डीएफओ चंपावत आशुतोष सिंह और रेंजर एनडी पांडे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गुलदार द्वारा यह घटना की गई है जंगली जानवर द्वारा, हम उसको जो है पिंजड़े में कैद कर पाएंगे। साथ ही हमने जो है 1,80,000 की अनुग्रह धनराशि अग्रिम जो हम लोग देते हैं, उनको कुल 6 लाख रुपए जो है मृत्यु की केसेस में मिलते हैं, तो उसके हमने 30% अग्रिम धनराशि हमने जो है आपके पीड़ित परिवार को आज हम लोग हस्तांतरित उनको कर देंगे, और जो भी उनका बैलेंस मुआवजा है उसको हम जल्दी अगले 1 हफ्ते के अंदर हम उस पीड़ित परिवार को दे देंगे। प्रशासन से यही मांग रहेगी कि हमारे क्षेत्र में गश्त को बढ़ाया जाए और पिंजरों की व्यवस्था की जाए। हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ग्राम पंचायत मंगोली का हमारे कम से कम 5 से 7 पिंजरे हमारे गांव में पिंजरों की जरूरत है। बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अब हमारे स्कूल के बच्चों का बहुत ही खराब की ओर चल रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे, स्कूल हमारा सब जंगल एरिया में पड़ता है। अब हमारे बच्चे जो है तो स्कूल जाने को तो बिल्कुल ही तैयार ही नहीं है। वहाँ पर इतना दहशत हो गया कि हमारे बच्चे जो यहाँ जीजीएससी में आते हैं, जीएससी में आते हैं, उधर चौमेल जीएससी में जाते हैं, और जंगली रास्ता है, उनके लिए इंतज़ाम किया जाए। अगर उनके लिए अगर 15 या 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए कोई वाहन की व्यवस्था हो जाए तो उचित रहेगा। और क्योंकि काफ़ी दहशत है, और बाघ को पकड़ने के लिए पूरा कोशिश करें और प्रशासन की हम मदद करेंगे। तो चले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के हल्दूचौड़ मंडल में आज युवा आह्वान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर बिष्ट ने कार्यक्रम में युवाओं की समस्याएं सुनी और कहा कि पार्टी युवाओं की हर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल कर रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए स्टेडियम का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष रोहित दुमका ने कहा, युवा आह्वान कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। आज युवाओं ने अपनी कुछ समस्याओं को लेकर और क्षेत्र के विकास को लेकर, विशेष रूप से युवाओं के हाथों को रोजगार मिले, युवाओं को जो बहुत हमारे कुछ युवा जो राह भटक रहे हैं, जो नशे की ओर को जा रहे हैं, ऐसे युवाओं को रोकने के लिए, उनके हाथों को काम देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए युवा शक्ति ने एक बड़ा सम्मेलन आज यहाँ पर किया है। और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और उन्होंने अपने जो सामाजिक जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों से मुझे अवगत कराया। उनका निश्चित रूप से निस्तारण होगा। मैंने विधायक जी को ये दिखाया कि 2027 में भी युवा, आप आज तो ये खाली आप ये समझ लीजिए कि 20% हमारा युवा आया विधायक जी का। हमने विधायक जी को ये दिखाया कि हम
2027 में भी आपको बुलंदियों के साथ दो लालका विधानसभा में दोबारा से पुनः विधायक बना के दिखाएंगे और आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम रखते रहेंगे। और विधायक जी ने युवाओं की जो समस्या थी उनको सुना भी और कुछ समस्याओं का यहीं पे आज इसी जो हमने आज ये जहाँ पे ये कार्यक्रम करा था यहाँ पे इसका निवारण भी करा। रामनगर के ग्राम पूछड़ी इलाके में गुरुवार सुबह एक झोपड़ी के अंदर 65 वर्षीय वृद्ध का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। सीओ सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और झोपड़ी के अंदर पड़े शव को कब्जे में लेकर परिजनों से पूछताछ की। मृतक सलीम अली अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था और परिजन अलग रहते थे। सूत्रों से पता चला कि सलीम अली बुधवार शाम को यूपी से किसी इलाके में अपनी जमीन बेचकर आया था और रकम उसके पास थी। आज सुबह उसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। सीओ ने बताया कि पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। देखिए, लगभग आज सुबह 6:30 बजे के करीब जो है एक सूचना पुलिस को मिली थी जिसमें एक 65 वर्ष का जो व्यक्ति है उनको किसी ने मार दिया करके सूचना थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे पुलिस पहुंची और उसके बाद देखा यहाँ पे एक बॉडी है और घर के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसकी एज उसके बेटे द्वारा लगभग 65 वर्ष बताया गया है। बाकी हर एक एंगल से हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और एफएसएल टीम को भी बुला दिया। एफएसएल टीम भी कुछ देर में मौके पर पहुँचेगी और जो भी इसमें लीगल कार्रवाई वो की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रेश होटल एसोसिएशन की 2 दिवसीय खुली बैठक संपन्न हो गई। बैठक में 2025 और 2026 की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की बेहतर व्यवस्था पर चर्चा की गई। 4 धाम से आए होटल व्यवसायियों ने अपनी समस्याएं रखी तो वहीं होटल कारोबारियों ने सरकार से गुहार लगाई कि 2026 की यात्रा में तीर्थयात्रियों को भारी संख्या में आने की अनुमति दी जाए और किसी तरह की रोक टोक ना हो। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ गांव उर्गम घाटी के तल्ला तोक में श्री कल्पेश्वर रामलीला मंडली की 14 दिवसीय रामलीला का समापन बड़े धूमधाम से हुआ। गढ़वाली और हिंदी भाषा में आयोजित इस रामलीला में अंतिम दिन भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से पहुंचे राम भक्तों ने समारोह में शिरकत की। खास बात यह है कि स्थानीय ग्रामीण सीता स्वयंवर तक की लीला गढ़वाली भाषा में और उसके बाद लीला हिंदी भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ये परंपरा यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ढिकाला क्षेत्र 15 नवंबर को फिर से खुलेगा और इस मौसम में पर्यटकों को कुछ रोमांचक चीजों का इंतजार रहेगा। 7 साल के अंतराल के बाद यहां की बहुचर्चित हाथी सवारी वापस आ रही है और साथ ही जंगल और उनके वन्य जीवों की मनोरम तस्वीरें दिखाने वाले वॉच टावर भी फिर से खुल गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ढिकाला क्षेत्र 15 नवंबर को फिर से खुलने के लिए तैयार है। इस मौसम में पर्यटकों को कुछ रोमांचक चीजों का इंतजार रहेगा। 7 साल के अंतराल के बाद यहां की बहुचर्चित हाथी सफारी वापस आ रही है। साथ ही जंगल और उनके वन्य जीवों की मनोरम तस्वीरें दिखाने वाले वॉच टावर फिर से खुल गए हैं। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिम कॉर्बेट पार्क नए पर्यटन सत्र में पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे टाइगर रिजर्व में जो नाइट स्टे फैसिलिटी है उसको खोल दिया जाता है। उसकी इस बार की तैयारी हमारी सारी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं। रेस्ट हाउसेस की रिपेयर, जो सड़कें हैं उनकी रिपेयर, वो सारी कंप्लीट कर दी गई है और हम पूरी तरह तैयार हैं कि 15 नवंबर को जो टूरिज्म सीजन है वो ढिकाला और बाकी क्षेत्रों में खुल जाएगा। इस बार हम स्पेशली 2 चीज़ों पे और कंसंट्रेट कर रहे हैं। वो है कि हम कुछ क्षेत्रों में जो हाथी सफारी है उसकी सुविधा देने की कोशिश रहेगी वहाँ पर, और हमारे वॉच टावर्स हैं उनको भी वॉच टावर्स को खोला जाएगा। पुराने और बेहतरीन अनुभवों से वापसी से स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो इसे लोगों को प्रकृति से पुनः जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं। देखिए, बहुत ही चार्मिंग होता है हाथी की सफारी करना। हमने बचपन में कई बार हाथी की सफारी की है ढिकाला के बड़े बड़े घास के मैदानों में, और जो वहाँ वॉच टावर है, जो मचान है,
उनमें बैठकर जानवरों का इंतजार करना और उनको देखना भी एक अपने आप में बहुत नायाब अनुभव होता है। तो मैं समझता हूँ बीच में अलग अलग वजहों से ये सब बंद हो गया था, अब ये फिर से खुलेगा, एलिफेंट सफारी फिर से खुलेगी, तो जंगल का जो रोमांच है उसको पर्यटक ज्यादा अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम काफी समय से इस पर डिमांड कर रहे थे। ये पूर्व में संचालित होता था, चाहे हाथी सफारी हो या फिर वॉच टावर पर जाना, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से इस पर प्रतिबंध लग गया था। तो हम वन विभाग से लगातार मांग कर रहे थे इसको खोलने की पुनः, और ये पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि जब जंगल आप जाते हैं, एक हाथी की सफारी आप करते हैं, तो उसमें एक अलग अनुभव आता है। और साथ ही साथ वॉच टावर से जब आप जानवरों को देखते हैं बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए, मुझे लगता है सराहनीय प्रयास है और पर्यटक इससे जरूर लाभान्वित होंगे। 2018 में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने वाले एक अदालती आदेश के बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हाथी सफारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अदालत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह आदेश दिया था। अब हाथी सफारी की वापसी से उद्यान प्रशासन का मानना है कि ये आकर्षण न केवल पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, जो पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। नवंबर के दूसरे सप्ताह के साथ उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। 11 नवंबर से राज्य के ज्यादातर इलाकों में सुबह शाम की ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी जिलों में तापमान लगातार गिर रहा है, जबकि मैदानों में भी हल्की ठिठुरन महसूस की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे ऊंचे इलाकों में सर्दी का असर और ज्यादा बढ़ गया है और इन इलाकों में सुबह सुबह बर्फ की हल्की परतें देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने देश भर में फैल चुके डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भंडाफोड़ करते हुए 85 लाख से ज्यादा की ठगी के मामले में मुख्य आरोपी किरण कुमार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को सीबीआई और मुंबई पुलिस अधिकारी बताकर देहरादून और नैनीताल के पीड़ितों को व्हाट्सएप कॉल पर डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे बैंक खातों की जांच के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। जांच में सामने आया कि आरोपी के बैंक खाते में देश भर के 24 मामलों में करीब 9 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए हैं। एसटीएफ ने आरोपी के पास से मोबाइल, लैपटॉप, सिम और बैंक दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल या ऑनलाइन गिरफ्तारी के झांसे में न आए। आप लोग जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट में मास्टरमाइंड को पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है, तो आईजी सर के निर्देशानुसार हमने नई स्ट्रैटेजी बनाई, कोर टीम्स का गठन किया। उसके चलते हमें एक सफलता हासिल हुई है। उसमें हम एक मुकदमा हमारे गढ़वाल रीजन में है, एक कुमाऊं रीजन में है, जिसमें अराउंड टोटल 87 लाख का डिजिटल अरेस्ट में फ्रॉड हुआ है। साइमल्टेनियसली आपके नोएडा साइबर सेल में भी ये 3 करोड़ का मुकदमा पंजीकृत है। बेसिकली हमने इसको इसकी जो ट्रांजैक्शन IMEI थी और इसकी जो पुराने हमारा जो हम इस पे सिम स्पेस पे काम कर रहे थे वो मैच हो गई है, और बाकी इसके साथ हमने इसकी अराउंड 8-9 चेकबुक्स हैं और मोर देन 5 मोबाइल फोन्स हैं एंड लैपटॉप्स भी बरामद हुए हैं। ये उदयपुर और कर्नाटका से टू एंड फ्रो करता था। हमारी टीम इसको यलहंका ये बैंगलोर में एक पुलिस स्टेशन है उस रीजन से उठा के लाई। रामनगर में भवानीगंज क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने अचानक चिकन बिरयानी सेंटरों के अलावा होटल एवं ढाबों पर अचानक छापेमारी की कार्रवाई की और इस दौरान कई दुकानों पर विभाग के नियमों की अनदेखी पाई गई। रामनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की यह भी शिकायत थी कि कई प्रतिष्ठान विभाग के बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत के बाद विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छापेमारी की कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि आपका भवानीगंज का जो एरिया है आपका, जहाँ कुछ चिकन बिरयानी सेंटर हैं, कुछ ढाबे बने हुए हैं,
तो वहाँ साफ सफाई को लेके और बिना लाइसेंस को लेके, मेडिकल फिटनेस को लेके, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज विभाग ने जो है लगभग आधा दर्जन दुकानों पर अभी तक कार्रवाई की है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। और जहां लाइसेंस नहीं पाए गए हैं या जो हमारे कंप्लायंस पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कुछ चीजों के लिए 3 दिन का समय दिया गया है, कुछ के लिए 15 दिन का समय दिया है। यदि इस अवधि में ये लोग इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो माननीय सक्षम न्यायालय में इन सब के विरुद्ध आपका कोर्ट केस किया जाएगा, जिसके तहत सेक्शन 55 और 58 के तहत 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 4 दिन पहले दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए रानीखेत रोड पर आतंकवाद का पुतला दहन किया। और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने एसडीएम प्रमोद कुमार के माध्यम से एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री को भेजा है। अपना जो दिल्ली में बम कांड हुआ है, जो निर्दोषों की बेवजह हत्या हुई है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा इन चीज़ों को विरोध करता आ रहा है और शासन प्रशासन को हमेशा चेताकर ज्ञापन प्रस्तुत करता रहा है। इस तरह की घटनाएं, आज जो घटनाएं हुई हैं, इसमें कितनी बड़ी संख्या में 3200 बताया जा रहा है कि 3200 किलो IDX जो देश के अंदर आ चुका, 2900 किलो पकड़ा गया, 300 किलो उसमें जो है अभी उसकी जो है जांच जारी है कि कहाँ है वो। इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं हमारे देश में पूरी तरीके से पनप रहे हैं। इनको पनपाने में कौन कौन जो इसके समर्थक हैं, उनको शासन प्रशासन अपने स्तर पर जांच करे ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो पाएँ। ये घटना अगर जम्मू कश्मीर पुलिस या अपनी जो NIA है, जो इंटेलिजेंस है, अगर इस तरीके की घटनाएं को नहीं पकड़ती, अगर ये IDX नहीं पकड़ा जाता, तो सोचिए आप कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती थी। हम शासन प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री को आज ज्ञापन उप जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा प्रेषित किया गया है और मांग की गई है कि इसमें जो भी व्याप्त हैं, जो भी लिप्त हैं इसमें आतंकवादी, उनसे कोई भी ऐसी तगड़ी कार्रवाई ऐसी करी जाए जो कि फांसी हो या इससे भी कोई तगड़ी सजा हो तो वो हो। अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। मैंने रही एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।